नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, लगातार नॉनस्टॉप कवरेज दिन भर आपके साथ। हमारे तमाम रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे थे। 102 सीटों पर महासंग्राम और वोटिंग खत्म होने के बाद अब सवाल यह कि किसे नफा और किसे नुकसान। मैं और मेरे सहयोगी अजितेश मिश्रा बताएंगे आपको कि आखिरकार खेल क्या है, गणित क्या है और आखिरकार क्या होने वाला है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार पहले चरण के बाद वो वादे, वो इरादे जो लगातार झलक रहे थे, वो अपनी जगह तटस्थ हैं कि नहीं है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और जानेंगे कि आखिरकार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहता क्या है, संकेत क्या है, संदेश क्या है। और दूसरे चरण के लिए अब यहां से होता है एक नया आगाज। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान और समझेंगे उसके बाद सियासी गणित की पूरी दास्तान। ये चार मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ राज शर्मा, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और साथ ही डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो मिश्रा जी, धनोज जी से शुरुआत करें। बिल्कुल धनोज जी, पहले चरण का इम्तिहान खत्म हुआ, जनता ने ईवीएम में कैद कर दी प्रत्याशियों की किस्मत। 102 सीटें, किसे नफा किसे नुकसान, क्या है आपका गणित, जरा समझाइए। 60% के आसपास वोट प्रतिशत, क्या संकेत और क्या संदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हर कोई निभा रहा है फर्ज अपना, हर कोई निभा रहा है फर्ज अपना, देकर वोट पूरा कर रहा है सुनहरा सपना, देकर वोट पूरा कर रहा है सुनहरा सपना। देखिए, वोट प्रतिशत मैं पूर्वोत्तर से ही करता हूं, जहां सबसे ज्यादा विपक्ष के लोग हल्ला मचाए थे, मणिपुर। आप देखिए, इतना वोट प्रतिशत हुआ है वहां पर कि मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब 76 पॉइंट, वो भी 5 बजे का था। और अभी आप आंकड़े आपके पास आ गए होंगे, तो वहां भी देखिए। उसके बाद आप चले जाइए सीधा त्रिपुरा, आप वहां भी देखिए, और पश्चिम बंगाल। ये जो है, ये 72%, 73%, 74%, 76%, ये कुछ कहता है। यह क्या कहता है? जैसे मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुबली गए थे, रोड शो हुआ था हुबली में, और उनको देखने के लिए वहां लोग का हुजूम था। उसी तरह आज ये जो है ईवीएम में वहां के लोगों ने 76% यानी 76% वोट डालकर उस बात को इक्वल किया है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, नहीं धनोज जी, सवाल तो यही पूछ रहे हैं ना हम आपसे कि भाई बता तो दीजिए कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज किसे नफा किसे नुकसान। वही पर आ रहे थे, नफा नुकसान पे भी आ रहे थे ना। हाँ। थोड़ा आप बताना पड़ता है, तभी नफा नुकसान होगा ना। अच्छा, भूमिका बांध रहे थे ना। हाँ, तभी राज भाई बताएंगे कि नुकसान हुआ कि फायदा। हाँ। जहां नेता गए वहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। यही तो मैं कह रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, 52-54%। जहां पर ज्यादा हल्ला मचा अखिलेश यादव कि मैं 80 सीट जीत रहा हूं, वहां पर का वोट प्रतिशत देखिए आप। लेकिन जो बीजेपी ने दावा किया प्रधानमंत्री ने कि मैं इन राज्यों में मेरे सीट बढ़ रहे हैं, हाँ। जो मैंने आपको बताया। अब आप जाइए उधर दक्षिण साउथ में, वहां भी देखिए 39 सीट पर था, वहां की भी वोट पोलिंग देखिए आप। क्योंकि कहते एक नेता उभर कर आया जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर, वो कोयम्बटूर से लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने तापमान बढ़ा दिया तमिलनाडु का। उन्होंने इतना लोकप्रिय हो गया वो कि तमिलनाडु का तापमान बढ़ा दिया। तो नफा नुकसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे विपक्ष के साथी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए विपक्ष के लोग मायूस। अभी बिहार के नेता बोल रहे थे। ठीक, एक मिनट धनोज जी, ठीक आपने बात। ये राज जी, ये अजितेश मिश्रा मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि राज जी अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, आज माथे पर बल है, सब कुछ ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, कसम से कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं पूर्व ग्रह से कभी ग्रसित नहीं था। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की बात करूँ, देखिए साहब। हाँ। क्योंकि धनोज भाई तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, क्या है। अभी इनके मुंह से निकल गया, जहाँ पे नेता कह रहे थे कि 80 जीतेंगे, वहां तो वोट परसेंटेज कम हुआ।
दिल की बात निकली जाती है, असलियत। यादव कह रहे थे दादा, अखिलेश यादव। हाँ, सुन लो, आज ना धनोज भाई, आज बड़ा सहनशीलता वाला है, संवेदनशील मामला है। इसमें आज अगर हम भिड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप ये बताइए, देखिए आप झूठ नहीं मैं बोलते पहले हो, आज और मैं झूठ सुनता नहीं हूँ। नहीं, आप झूठ सुनते नहीं हो क्योंकि झूठ में डूबे हुए हो। सुनोगे क्या फिर? डूबे हुए हो झूठ में। तो मैं बोलूं अगर आपकी परमिशन हो, क्योंकि आप तो जीत पकड़ क्या बोले लेते कि हम नहीं जीत रहे 80 सीट। अच्छा सुन लो, कहाँ जीत रहे हो आप? कहाँ जीत रहे हो? चलो राज्य एक मिनट, मुद्दे पर आइए अब ना। नहीं, फिर आ जाओ। 400 कहाँ से पूरी कर रहे हो बताओ, लाओ। आप चलो बताओ। कहां से, अब आपने मैं आ ना जाऊंगा फिर बात बताओ। मत घुमाइए, सीधा मुद्दे पर हाँ। आइए राज जी। हाँ, 8 यूपी में हुई, 5 उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो अब वोट से पता चल रहा है। लोग वोट नहीं दे रहे हैं भाई, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से 1 या 2 बच्चा सेना में है, चाहे वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे कहाँ हो। और इन्होंने वो ले आया अग्निवीर, और अग्निवीर भी वीर वो जिसमें अग्नि ना हो। राज जी 4 वोट साल नहीं में दे रहे तो वो आपको भी तो नहीं दे रहे ना, अगर आप तो कह बढ़ रहे जाना हैं चाहिए था ना। सुन तो लो सुन लो चावला जी, फिर आप कहते रहे ना, और क्या है। तो उन्होंने नहीं दिया, और महिलाओं ने नहीं दिया। महिलाओं ने इसलिए नहीं दिया कि इन्होंने झूठ करके पहले तो काम कानून बना रहे हैं कि 33% आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरे यूपी में ये सबको पता चल गया, इन्होंने शायद 6, 7, 8 महिलाओं को दिया है टोटल, ठीक है। तो महिला के अंदर ये भी है। सवाल तो ये है ना कि जो वोट प्रतिशत पहुंचा उसके हिसाब से तो आपको भी नहीं मिला। नहीं, मेरी बात जिन तो मुद्दों सुनो की आप ना, बातें कर रहे हैं उस हिसाब से तो बढ़ जाना चाहिए था ना फिर वोट अजीत भाई, परसेंटेज। जैसे सीटवार बात कर ले। देखो 2 बातें सत्य है। पहली बात तो अब गर्भ में मैं फंस गई, लेकिन मैं आज बता रहा हूं, पीलीभीत की बता रहा हूं। पीलीभीत पे लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का एरिया था, गांव, उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। एसडीएम, एडीएम वहां पे गए, उन्होंने ना एजेंट भी नहीं बनेंगे। अच्छा 8 में से कितनी सीटें जीत रहे हो यूपी में? किसने? 8 में से कितनी सीटें जीत रहे हो? 8 लिख लिख लीजिए। उत्तराखंड में 5 नहीं, राकेश जी मुस्कुराइए मत, वो सीरियसली है। 5 आई एम वेरी सीरियस। नहीं लग रहा है। आई एम नॉट जोकिंग इफ यू थिंक, नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, व्हाई शुड आई जोक? आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। आपके सहयोगी सर मुस्कुराने लगे थे इसलिए ना। मुस्कुराना तो है ना। एक बात सुन लो, मैं गर्व करता हूं ना, भारत में जन्मा हूं। मुझे शर्माने की, मुझे रोने की, मुझे शिकवा यानी आप करने का ये एक कह रहे हो कि अधिकार है। पहला फेस हमारे नाम रहा, ठीक है। प्रदीप जी, फिर बिल्कुल, राकेश जी आपके पास आ रहे हैं। प्रदीप जी वो कह रहे हैं कि भैया खाता ना भाई, जो राज शर्मा बोले वही सही। कह रहे हैं कि 5 की 5 उत्तराखंड में हमारी, और 8 की 8 लगा लो हमारी। अरे सर, और ये कल बता रहे थे 150 से आगे नहीं बढ़ रहे हम पूरे देश में, आज इन्होंने पूरी की पूरे अपने नाम कर ली। प्रदीप जी नहीं, देखिए क्या है कि अभी शर्मा जी ने स्वयं का प्रमाण दे दिया। अब देखिए अंग्रेज चले गए, कुछ अंग्रेज छोड़ गए, तो जो शर्मा जी बहुत गंभीर हुए तो इन्होंने हिंदी छोड़ करके अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। क्या शायद ऐसा मानना होगा कि अंग्रेजी बोलने से बात ज्यादा सत्य हो जाएगी या ज्यादा प्रभावी होगी? मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूं भाई, प्रभावी हो जाती है। पढ़ा लिखा हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। आप में ये थोड़ा सा आपसे उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, फारसी में भी बात कर सकता हूँ। मैं कोई बीजेपी की तरह नेता कोई हूँ? मुद्दे पर आइए प्लीज। ना डिग्री ना फिगरी। अरे सर अब क्या बोले, आपने खुद ही मेरे सवाल, अपने सवाल का जवाब अपने उत्तर में ही नहीं दिया। बीजेपी का प्रवक्ता कोई हूँ? जो शर्मा जी बोले वही सही। मेरा आपसे प्रदीप जी आज एक बात कहना, मैंने बहुत सीरियस मुद्दा उठाया। आज डिबेट को दाएं बाएं नहीं करनी है। प्रदीप जी ये वोटिंग परसेंटेज कहती क्या है? एक मिनट, एक एक करके प्लीज। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है, लेकिन उस परसेंटेज को देख करके अगर कोई इलॉजिकल बात करे तो मुझे आवश्यकता नहीं लगती कि मैं उनके साथ जाके उनकी लॉजिक में घुस करके और अपनी बात को सत्य साबित आप समझा दीजिए। जनता ने अपना जनादेश दे दिया। 60% के ऑन एन एवरेज 60% के आसपास वोटिंग है पहले चरण में, और जब वोटिंग 55% के ऊपर जाती है तो क्या स्थिति होती है? सर हमसे बड़े एक्सपर्ट तो आप हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की बात करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के अभी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे हुआ है। सर पिछले चुनाव में कांग्रेस को कितनी मिली? किस भरोसे के आधार पे 8 की 8 बढ़ाने की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड में 500 लेने की बात कर रहे हैं।
बहुत जगहों पर मतदान हुआ है, क्या स्थिति है, 2 घंटे 3 घंटे में क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस तरह से चुनाव में पहले चरण का समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति से लोग मान नहीं आएंगे। तो जनता है जवाब दे देगी। अभी शर्मा जी को खुश रहना है, सब थोड़ी देर अगर आप उनको खुश नहीं होने देंगे तो मैं इसमें आपका शर्मा जी को प्रसन्न होने का पूरा। अरे सर, मुद्दे पर तो रह लीजिए, मुद्दे पर रह लीजिए। सवाल ये था वोट प्रतिशत क्या कहता है। हालांकि अपने अपने तरीके से इसको लिया जा रहा है, लेकिन प्रदीप जी सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि प्रधानमंत्री सुबह सुबह अपील करते हैं वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, और सर कम वोटों पर हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे सर पक्ष में रहे आंकड़े मारे। देखिए इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जा सकता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए कि भाई चलिए कम वोट हुए और हम जीत रहे हैं फिर। लेकिन सर कहा तो यही जा रहा है। नहीं, कम वोट हुए और हमारे लिए हमारे मतों का प्रतिशत ज्यादा हो गया, फिर क्या क्या कहा जाएगा सर। अच्छा एक बात प्रदीप जी, एक बात तो बताइए, ये मणिपुर में 70% के पार गया, ये भी आपके पक्ष में? ये तो समय ही बताएगा ना सर, जब मत प्रतिशत ज्यादा होते हैं तो हमें फायदा क्यों? होता है। आप तो अभी तक कॉन्फिडेंस में ना अभी तक तो आप कह रहे थे 400 पार, मणिपुर की बात हुई तो अब आप कह रहे हो कि वक्त बताएगा। अरे क्यों नहीं 400 पार है सर। देखिए मणिपुर की जो स्थिति और जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है, उसके बाद जो परिस्थितियां बदली उसको देख करके कहा जाना चाहिए सर। नहीं, भ्रम ये फैला रहे थे देश के प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करने गए, क्यों? निश्चित तौर पे भाई जहां उनका शेड्यूल होगा उसी हिसाब से प्रचार नहीं, मणिपुर तो देश का ही राज्य है ना। निश्चित तौर पे देश का ही राज्य सर। हाँ तो फिर वहां अपने देश का अंग है मणिपुर, और वहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं गए, और वहां पर जिस तरह से वोटिंग हुई आप कह रहे हो हमारे पक्ष में है। अरे सर ग्राउंड रिपोर्ट हो सकता है आपको जो मिली उससे हमारी भिन्न हो, हम तो भरोसे में है। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बता दीजिए मणिपुर की क्या स्थिति है। निश्चित तौर पे अच्छी स्थिति और हम सीट निकाल रहे हैं वहां से। मणिपुर भी जीत रहे हो? जी हाँ। मणिपुर की जनता ने क्यों वोट किया होगा आपको? मणिपुर की जनता क्यों नहीं वोट करेगी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों वोट किया होगा। कुछ तो जैसे आपने कहा ना हमने विकास किया, चौमुखी विकास टाइप का, तो फिर आपने मणिपुर में ऐसा कौन सा विकास का मॉडल पेश किया कि जनता ने आपको? अगर आप सुनिए एक मिनट चावला जी, तिलक जी मैं बता रहा हूँ, अगर मणिपुर की अगर आप बात करें तो वहां जो शुरुआत हुई थी वो न्यायालय के आदेश से हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी या वहां की लोकल सरकार किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं थी। उसके बाद आप एक मिनट आपने कहा हमारी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कब यह कहा कि जवाबदेही जिम्मेदारी क्यों नहीं? हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, लेकिन वो न्यायालय जो चर्चों के गिराने के बाद जो हिंसा बढ़ के, अगर आप मैंने पूछा सिर्फ मणिपुर में आपका आकलन क्या है। मैं राकेश जी के पास जा रहा हूँ, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो प्रदीप जी? मैं तो सिर्फ आकलन पूछ रहा हूँ, आप भी राज्य की तरह नाराज होने लगे। तिलक जी मेरा साहस ही नहीं है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं गुरु जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो थोड़ा सा आप मणिपुर पकड़ लिए तो मैं थोड़ा उसके रूट कॉज में चला गया। मणिपुर क्यों ना पकड़ूं मैं? हमारे देश का अंग है। निश्चित तौर पर है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर की शुरुआत कहाँ से हुई ये देख लिया जाए, फिर उसके बाद घटनाएं हुई, उसके बाद की स्थिति क्या हुई। जब पॉजिटिव चीजें ज्यादा होती है तो मीडिया का वो भंग हो जाता है। मैं केवल आपको नहीं दोषी कह रहा हूँ या किसी एक व्यक्ति को नहीं दोषी कह रहा हूँ। आप कह रहे हो अच्छा दिखाएं। अरे सर आप बुरा भी तो दिखा करके उसके बाद चुप हो गए ना। थोड़ा नहीं, आप सर पत्रकारिता आईना होती है सर। जो हाँ, आप ये मेरे से उम्मीद मत करिए कि आप आम कितने खाते हो और कितनी गुटिया। मैं आम मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आम खाते हो नहीं खाते हो। अरे तिलक जी मुंह में शब्द न डालें प्रभु। मैं आपको क्यों कौन होता हूँ सिखाने वाला? आप स्वतंत्र हैं, जो दिखाना चाहे दिखाने के लिए। जो सच हो वही आप दिखाते हैं, आप वही दिखाते रहिए। लेकिन ये जो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया गया, 2 घंटे 22 मिनट तक रक्षा मंत्री जी ने सदन में बोला, तो उसी मुद्दे पे बोला। और आप उत्तर प्रदेश पे आ जाइए सर। 8 सीटों पर क्या लग रहा है आपको? सर उत्तर प्रदेश तो हमारा प्रदेश है, हमें तो अच्छा ही मिला है यहाँ से आज तक, जब से हम अस्तित्व में आए हैं तब से अब तक। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से अब राकेश भाई के पास चलते हैं। राकेश जी, सबने अपने अपना आकलन दे दिया, आपके सहयोगी ने भी दे दिया। आप जरा आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आपका समीकरण क्या कह रहा है? आपका क्या आकलन क्या है फिलहाल? धन्यवाद। और जिस तरीके से मतदाता हुआ है, हम लोग 8 के 8 जीत रहे हैं और एनडीए का जनाजा का शुरुआत हो चुका है। आप भी जीत रहे हैं 8? जी। किसान मन बनाया था कि वोट की तारीख तय कर रहा था और आज
मजबूती के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया। संविधान भी बचाना होगा सर लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र संविधान सर बचा तभी तो लोकतंत्र है। नहीं मुझे लगा कि शायद संविधान भूल गया। नहीं नहीं, हाँ, ये वोट संविधान और लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी के लिए है। ये वोट किसानों को बचाने के लिए है, किसानों के अधिकार को बचाने के लिए है। और ये जो आज संदेश आया है, आप देखिए, ये फर्स्ट फेज से ही शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी का। तो मुरादाबाद में कौन जीत रहा है? हमारी पार्टी जीत रही है। नहीं, पार्टी तो ठीक है। मुरादाबाद में एचटी हसन का फैक्टर चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा जी। तो जैसे मुरादाबाद में इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग ने वहाँ वोट न डालने दिया, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में आप देखे होंगे। अच्छा, वोट नहीं डालने दिया। हाँ, इलेक्शन तो वोट नहीं डालने दिया, फिर भी जीत रहे हो आप? नहीं, फिर भी हमारी पार्टी को वहाँ स्लो वोटिंग कराई गई और हम लोग। नहीं, तो फिर ये कैसे पता चला कि ये आपके वाला है, इसको स्लो वोटिंग करवा दो? नहीं मिश्रा जी, ये समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। नहीं सर, ये अपना अपना आकलन है इनका, ये अपना आकलन हो जाता है। जब अपने लिहाज से बात होती है तो बड़े आराम से ये आकलन हो जाता है। हाँ। राकेश जी, जरा समझाइए विस्तार से, अगर आप समझा पाए कि जो वहां पर किसको मालूम कि भैया ये आपका वोटर है, तो इसको जरा थोड़ा सा। हाँ, मुसलमान बाहुल्य सीटें हैं। यही तो बात समझे, यही तो बात थी मिश्रा जी। वो कह रहे हैं मुसलमानों को रोक दिया, बताइए वोटिंग करने से। आप सीधा घुमा क्यों रहे थे? सीधे पे आइए ना, यही कह रहे थे ना राकेश जी। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं? नहीं, तो आपको किसने कहा कि मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया? आप देखिए ना, आप चैनल पे बैठे हैं, आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे चलाया जा रहा है, रामपुर में, मुरादाबाद के कांड में, और उसके बाद मुरादाबाद में चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमारी वेबसाइट पे लगातार जो है उनको सूचित किया जा रहा है। डॉक्टर धनोज वो कह रहे हैं मुसलमानों को रोक दिया वोट डालने से, और लगातार रोका जा रहा है। तो राकेश भाई को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इनके नहीं रहे। ये लोग गलत फहमी में है। जो पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं तो दिख रहा हूँ, मैं तो सारे मुसलमान जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, मेरी बहू बेटी एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है, मैं उसके लिए वोट कर रहा हूँ। मैं तो सुबह से टीवी पर बैठ के देख ही रहा हूँ, कई लोगों को मैं सुन रहा हूँ, खुद भी मैं सुना रहा हूँ। ये हमारे राकेश भाई गलत फहमी में क्यों पड़ जाते हैं? ये गलत फहमी में नहीं हूँ। नहीं, गलत फहमी में नहीं हूँ, ये आप स्पष्ट कर लीजिए। हमारे कहने का फॉर्मूला बता रहे थे। हाँ, तो वो चलेगा। फॉर्मूला इसका बिगड़ गया। इसको फॉर्मूला देखिए, समाजवादी पार्टी ना तो वैज्ञानिक है, समझ गया, ना तो वो फॉर्मूला इनका कब का, वो पटेल। नहीं, मैं राज जी से पूछ रहा हूँ। राज जी, ये क्या मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए वो कह रहे हैं? ये एक नया बवाल। नहीं, अब सुन लीजिए। एक, जैसे धनोज जी ने कहा कि यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है, तो आप भी वैज्ञानिक बनने की चेष्टा ना करें। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल वोट हुआ है और इस बात को मान लीजिए। देखिए, आज ये मजाक करने का विषय नहीं है धनोज जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, और प्रदीप जी से कि आज सीरियस मैटर चल रहा है और आप मजाक करेंगे तो मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल गांधी मंदिर राहुल गांधी भैया टीका लगा के लाल, अरे आप बचा नहीं पा रहे हो। अरे भैया, राजी इस विषय पर जवाब देंगे ही नहीं। राजी इस विषय पर जवाब देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के तिलक जी, उन्हीं के प्रत्याशी वो ये कह चुके हैं कि मुसलमानों, अगर आपने मोदी को हरा दिया तो समझ लीजिए कि आप बच गए। अगर वोट दे दिया तो फिर पहले आपका हिसाब होगा, फिर मेरा हिसाब होगा। राज जी सुन लो ना क्या कह रहे हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी बताइए, दोबारा याद दिलाइए। राज जी किसने कहा था ये बताइएगा? राज जी, आपको पता है, याद होगा आपको, आप ही के प्रत्याशी हैं और पहले चरण में ही सीट है उनकी, जहां प्रियंका गांधी जी गई थी प्रचार करने। वो कह रहे हैं, आप कहते हैं मुद्दों की बात नहीं होती, वो कह रहे हैं कि आप वोट करिए, इसलिए करिए कि अगर मोदी आ गया तो पहले आपका हिसाब कर देगा, फिर मेरा कर देगा। और ये बात वो कह रहे हैं मुसलमानों को। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस देश को आप एक आदमी में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ये देश की सर, आप ही तो कहते हैं प्रत्याशी मैदान में। एक और बात, अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरी है? प्रत्याशी ने क्या बोला? मैं प्रवक्ता हूं, मेरा बोलने का मैं बोल रहा हूं, उसको क्यों नहीं मानेंगे आप? मैं कह रहा हूं आप सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात तो मान ली ना। आपने सबके सामने कहा कि कांग्रेस की 150 सीटें आ रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर लो। मैं आपकी बात तो मान रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं 150 सीटें आ रही है। हम 150 से 180 के बीच में कहीं भी हो और 2-4 कम भी हो जाए, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 150 2-4 कम हो जाए। राकेश जी, प्योर कांग्रेस की सीट बोल रहा हूं मैं।
हाँ हाँ, मैं प्योर हाँ, कांग्रेसी की ठीक बात है। कर रहा हूँ। अब आपने मेरे से सवाल पूछा, थोड़ा पूछ तो लीजिए। एक मिनट राकेश जी, ये दरअसल मैं बहुत पहले चीजें सुन चरण नहीं की पा रहा हूँ, वोटिंग हो कनेक्ट गई। नहीं हो पा रहा है हमारा बीच बीच में। राकेश जी बताएं। मैं कह रहा हूं पहले चरण की वोटिंग हो गई, वोटिंग होने के बाद आप उस क्षेत्र में कह रहे हो जहां पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट काटकर आपने जो है एक ऐसी महिला को दिया जिसमें आजम खान के आदेश छिपा था, और आप कह रहे हो कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। नहीं, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ये गलत फहमियां है। पार्टी सबको मना चुना के वो टिकट किया गया है, और ये जनता की ही मांग पे टिकट किया गया है। पहली बात आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। किसकी? जनता की मांग पर? जी, अच्छा जी। और दूसरी बात, जनता ने कहा स्टेशन को हटा दो। अरे आप बात को विषयांतर क्यों कर रहे हैं? बात सुनिए महाराज। सर मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। आप सबको मौका दिए, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था बीच बीच में। हाँ बोलिए सर, बोलिए। और बहुत सी चीजों को मैंने नहीं सुना कि अन्य प्रवक्ता ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार देश की जनता मन बनाई है एनडीए को हराने के लिए, दिल्ली से हटाने के लिए, और वह मन बना रही है, इसलिए उसके पक्ष में वोट कर रही है कि इंडिया गठबंधन जीते और सरकार बनाए, और लोकतंत्र, संविधान और नौजवानों की सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा के पक्ष में वोट पड़ा है। जी, तो रामपुर में कौन जीतेगा? आजम खान वाली सपा या फिर अखिलेश वाली सपा? आप फिर वही फंसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा हाँ। तो समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। प्रदीप जी, यही सवाल तो आपसे मुजफ्फरनगर में भी बनता है, नहीं? संगीत सोम कह रहे हैं 400 पार करेंगे, लेकिन जैसे ही संजीव बालियान जी का नाम आया तो चुप हो गए, नहीं मिश्रा जी? सर चुप नहीं हुए। नहीं अच्छा चावला जी, आप संगीत सोम जी का आखिरी का संगीत सोम कह रहे हैं 400 पार पर ध्यान दीजिए, 400 बाकी मुजफ्फरनगर की छोड़ दीजिए, बात मत करिए उसकी। अरे सर 400 पार बिना मुजफ्फरनगर के कैसे जाएगी? देखिए सर, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, उसको आप स्वतंत्र हैं उसके एंगल को देखने के लिए, लेकिन अब ये जो चर्चा हमारी चल रही है इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी के लॉजिक को किस संगीत प्रकार सोम से का बयान सुनना आप सुनना पसंद करेंगे? ये सुविधा भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। मैं सुन चुका हूँ उस बयान नहीं, को। दोबारा और सुनना चाहेंगे तो ये सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। बहुत आभार आपका सर, आप स्वतंत्र है सर, आपका चैनल आप सुनाएं या मुझे चुप करा दें, उस पर मेरा क्या अधिकार है, लेकिन मैं वो सुन चुका हूँ। और नहीं, आप कह रहे हो ना वो आपस में एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, तो आपके यहाँ भी तो स्थिति सर यही है ना सर? लेकिन हमारी स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन नियंत्रण में है। यहाँ तो तनावपूर्ण से सुपर तनावपूर्ण हो चुकी है। हाँ। रामपुर की तो ग्राउंड रिपोर्ट मैं भी दे सकता हूँ सर, मैं भी होके आया रामपुर से। हालात एक जैसे ही है सर, बस कम ज्यादा नहीं, है। राकेश ही कह रहे नहीं, चाचा जान ने जेल से कुछ संदेश नहीं भेजा था। राकेश ही यही कह रहे हो ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके ही मन से और उनके पक्ष से, और रामपुर हम लोग जीत रहे हैं बहुत। अच्छा, इसलिए टिकट बदलो खेल रहे थे? हम लोग बहुत अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, ये वहाँ के मतदाता ने मन बना के। ठीक, प्रदीप जी जल्दी से, फिर हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच धनोज जी, आपने वक्त दिया। एक और राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ बोलिए जल्दी से, राकेश जी प्रदीप जी की बात का जवाब दीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए सर। प्रश्न वही है, आजम खान चाचा जान, जेल से आदेश, एचटी हसन का टिकट कटा। मैं फिर कह रहा हूँ, रामपुर में दूसरा खेल हो गया। रामपुर समाजवादी पार्टी जीत रही है और बहुत अंतर से जीत रही है। जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, मैं फिर आपके चैनल पे बैठ के यही बात को कहूंगा और आप खुद देख लीजिएगा। पक्का? पक्का। प्रदीप जी कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए थे आप? अरे सर, मैं तो राजनीतिक कार्य करता हूं, तो निश्चित तौर पे मेरी रिपोर्ट पे शायद आप ही भरोसा करें। नहीं, मैं सबकी रिपोर्ट पे, अगर राज्य कहेंगे कि हम जो है 400 पार कर रहे हैं, मैं राज्य की बात का भी भरोसा कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर रामपुर की माना जाए तो 50% मतदाता जो शहरी मतदाता है वो खान साहब के चाहने वाले हैं, और खान साहब जेल में बंद थे, कोई गया नहीं, उसका क्या असर होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये एक रोचक और देखने वाला विषय रहेगा। झूठ बोलने वाले पैराशूटेड, इन्हें नहीं पता कि टिकट करने से पहले और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव गए थे। उनका केवल एक सीआरपी था, ये झूठ है और आप झूठ मत बोलिए। इसके अलावा उनके पास जनता के लिए कुछ नहीं है। 20-25 वर्षों में उन्होंने जनता के लिए क्या पकड़ ली है और आपकी झूठ जनता समझ गई है। इलेक्टर बॉन्ड देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये देश जान चुका है। राज जी एक मिनट आराम से, राज जी आराम से पानी पीजिए। एक बार बताओ तिलक भाई, एक मिनट दे दीजिए मुझे। मैं कह रहा इनकी हालत पतली ना होती तो जहां इलेक्शन हो रहे
पड़ोसी जिले से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, गरिमा को गिरा रहे हो प्रधानमंत्री की। इलेक्शन कमीशन से मेरी मांग है 25 दिन तक प्रधानमंत्री को रैली करने से वंचित रखा जाए। तो तब थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी और बात कर रहे हम राम के द्वारा ही लगाई गई थी। बातें कर रहे हो, एक बताओ, शर्म है नहीं है कुछ? क्या इमरजेंसी गया था? अरे इमरजेंसी लगाई थी, हारे थे हम, और जो अघोषित इमरजेंसी आपने लगाई हुई है। प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में वहां से बोल रहे कांग्रेस के लिए घोषित इमरजेंसी हैं, चाइना का माल लेके सुनिए, शर्म नहीं आती आपको? देश के सभी लोग खुशहाल हैं, उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हो, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हार गया कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं, कोई बड़े कम्युनल राइट्स नहीं हुए। पंडित जी आप उसको भी देखिए, और आपके लिए घोषित इमरजेंसी है, कोई बात नहीं। तब आपको शर्म नहीं आ रही? देखिए आज पहला चरण का बताना, आपको नाराज नहीं होना चाहिए। खाने में महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। सर एक एक करके, सर एक एक करके ऐसे विषय भटक जाएगा, विषय भटक जाएगा। मोदी जी की रैली पर फिर बात कर लेंगे। सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, राज्य रुक जाइए, प्रदीप जी रुक जाइए। आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। चूंकि आप अभी जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से एक बार विश्लेषण कर दीजिए आज की वोटिंग के बाद के राजनीतिक हालातों का, उसके बाद सवाल। देखिए अब आज की वोटिंग के बाद मुझे तो ये लगता है कि वोटिंग परसेंटाइल बढ़ना चाहिए। अब अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रही है तो ये मैं मानता हूं कि हमारे देश के नेताओं की असफलता है। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। जनता क्या दोनों से त्रस्त है? वोट देने के लिए उसका इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा। अगर 50%, 55%, 60% वोटिंग होती है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जनता नेताओं से त्रस्त है। मैं तो पहली बार यही मानता हूँ कि भाई अब अगर जनता घर से वोट देने नहीं निकल रही तो उसका मतलब है कि उसको लग रहा है कि उसकी समस्याओं का हल तो निकल ही नहीं रहा। जब कांग्रेस रहती है तो भी हल नहीं निकलता, और जब बीजेपी रहती है तो हल तब भी नहीं निकलता, क्योंकि ये एक संकेत होता है। जनता अगर वोट देने नहीं निकल रही है इसका मतलब वो निराश है। अब अगर बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं वो लोग बहुत खुश हैं इसलिए वोट देने नहीं निकल रहे हैं, तो जो विपक्ष के लोग कहेंगे कि बहुत नाराज हैं इसलिए वोट देने नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता पूरे नेताओं से नाराज है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। वो वोटिंग परसेंटाइल कम का मतलब यही है। ये खतरे की घंटी है सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए भी और विपक्ष के नेताओं के लिए भी। ये जो 60% के आसपास, जिससे कि देश का जनमत आगे निकल के आलोक जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन जो 60% के आसपास वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में मानी जा रही है, अब एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जनता, और खासतौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि जनता जो है उब चुकी है सत्ता पक्ष से। त्राहिमाम टाइप का बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे विपक्ष गिना रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता त्रस्त होगी तो वोट डालेगी ना भाई। जो अगर कोई परेशान कर रहा है मुझे तो मैं तो उसके खिलाफ वोट डालूंगा। एक्चुअली तो ये कौन सी थ्योरी है कि भैया जनता परेशान भी और वोट डालने भी नहीं जा रही, जैसा विपक्ष कह रहा है? ये मैसेज क्या है? एक्चुअली जनता विपक्ष पे भी भरोसा नहीं कर पा रही। हाँ, जनता को लग रहा है कि सत्ता पक्ष होना वो तो जैसा है, एक आग एक साथ में, तो जनता सोचे जो है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन जो आने वाला वो तो और बुरा है। तो हताशा में जनता वोट नहीं डालती है। याद रखिए अगर विपक्ष पर भरोसा होता तो बड़ी मात्रा में वोट पड़ता, बड़ी मात्रा में, क्योंकि जब भी जनता को नाराजगी होती है, अब देखिए वेस्ट बंगाल में, जहां तक मेरे पास जानकारी है, वेस्ट बंगाल जो बड़े राज्यों में सबसे बेहतर वो वोटिंग परसेंटाइल रहा, नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए तो वहां ऐसा लगता है कि वहां की जनता त्रस्त है और वो वोट डालने के लिए निकली है। नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं। और ये बात ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने कही, लेकिन शायद समझ में नहीं आई। राज्य आप इस बात को समझ सकते हो और वो बहुत बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि जब बात ये होती है कि आप पर कहा जाता है, आपसे लगातार कहा जाता है कि आप सरकार को गिराइए, आप चुनाव में हराइए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप भी तो एक बेहतर ऑप्शन बनकर आइए ना सामने, तभी तो भरोसा होगा। राजी नहीं तो ये सर्टिफिकेट के आलोक जी देंगे। आलोक जी को एक बात बोली नहीं, आलोक जी को सर्टिफिकेट आप बांट रहे हो अभी फिर। एक तो भाई वो सीधा सा सवाल है, जनता त्रस्त है, मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर दीजिए ना। बात है, हम बोलते हैं आप गिरेबान मेरे जीभ में मुंह में हाथ डाल देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है भाई।
मतलब हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं नहीं, हाँ पुराने जमींदार है, बोलिए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैंने बोला नहीं और आपने गिरेबान पकड़ा नहीं। साहब आपने कहा कि जनता त्रस्त है, वही तो सवाल कर रहे हैं कि भैया जनता त्रस्त है तो वोट क्यों नहीं डाला, जनता क्यों नहीं करी? पहली एक और बात, आप पूरी रिकॉर्डिंग निकालिए, मेरा शब्द नहीं है कि त्रस्त है, सुन लीजिए आप, पहले सुनोगे तभी बोला को थोड़ा। सर विपक्ष ने बोला कि नहीं बोला कि सत्ता पक्ष से जनता त्रस्त हो चुकी है? मुझे तो लग रहा आज आप भी, आपको क्या हो गया तिलक भाई? क्या हो गया? आप तो ऐसे ना थे। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर मुझे बोलिएगा, काउंटर करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो आंसरेबल है वो सरकार है, हम आंसरेबल नहीं है। जनता देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू दी क्लाइंट, तो हम तो क्लाइंट है भाई, हम तो विपक्ष में थे, हमने तो 10 साल कुछ किया नहीं ना। इधर सुन लीजिए आप, 10 साल तो सरकार को जवाब देना था। अगर मैं इस बात को कहूं कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद जो तथाकथित रॉबिन हुड बने हुए हैं कि जाइए राष्ट्र के नाम वोट दीजिए, क्यों नहीं दिया वोट पब्लिक ने? क्योंकि पब्लिक को उनकी बात पे विश्वास नहीं था। और राहुल गांधी जो कह रहे थे वोट करो, हम तो विपक्ष में है ना, विपक्ष की कोई जवाबदेही नहीं है। कर तो दिया हमारे आलोक जी वो कह रहे हैं हमारी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम विपक्ष नहीं। पहली बार देखा है ये लोकतंत्र की भैया विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आंसरेबल तो सरकार है, सरकार के अंदर क्रेजी नहीं रहा। नहीं, आप लोगों की कोई जवाबदेही। ओके आलोक जी जल्दी से, फिर राकेश जी और प्रदीप आ रहे हैं आपके पास। कि सरकार को उठा के फेंक देंगे। मैं और हमारे वोटर निकले, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो जनता उसे सत्ता पे क्यों बैठा लेगी? इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा तिलक जी, और राज जी से ही पूछूंगा कि बात जब होती है अभी चूंकि आपको खराब लगा, जब आपसे कहा गया, एक सेकंड बार हूं सर, राज जी आपसे कहा गया तो आपको खराब लगा, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, देखिए आप कहेंगे कि मैं तो कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं कि हमारी 150 सीटें आएंगी, लेकिन आपको याद होगा तिलक जी, राहुल गांधी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि एनडीए 400 पार नहीं जाएगा, बीजेपी एनडीए 150-160 तक लग रहा है पहुंचेगा। लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि हमारा आकलन क्या कह रहा है कि हम पब्लिक के बीच कितना जा रहे हैं, कितनी सीटें हमें मिलने वाली उम्मीद है। आप एक अजीत भाई, आप मेरा जवाब ले लो इस पे। जी बोलिए सर। हम आज कितने पे 50-52 सीट है। अगर हम 150 पा रहे तो वो किसकी घटी? 100 से भारतीय जनता पार्टी की। 100 सीटों पे, इधर सुन लिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की 100 सीटों में कहीं नहीं लड़ती है, और 190 सीटों में दू पे दू कांग्रेस से। अगर मैं कह रहा हूं, बताइए आप, कि जब मैं कह रहा हूं, और राहुल जी की भी बात वही है, मगर क्योंकि खून ग्रह से अगर ग्रसित हो जाए आदमी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एक तो यहां बैठ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरे विश्लेषक से मेरी एक विनम्र निवेदन होती है वो बायस ना हो, दिल की। आलोक जी ने कौन सी बात बायस वाली कर दी? बोल दी क्यों? नहीं बताइए ना। विपक्ष जवाब दिए, 10 साल सरकार किसने चलाई अभी? ठीक, आलोक जी जल्दी से, फिर राकेश जी। प्रदीप जी कह देंगे अरे 1947 में ये हुआ था, आप अपना जवाब दीजिए। बोलते रहोगे भाई, राजनीतिक विश्लेषक गरीब आदमी की लुगाई जैसा हो गया है, जो चाहता छेड़ के चला जाता है। रहे हो लुगाई जैसे, अगर आप लोग लुगाई जैसे बन रहे हो तो हमें आपको लुगाई, जब आप लुगाई बन जाते हो तो भी आपको बुरा लगता है। मेरी लैंग्वेज में भला नहीं बन सकते हो, आपका ईश्वर भी भला नहीं कर सकता सर। 4 जून को बताएंगे आपको। एक बार बताओ आलोक भाई, आलोक भाई सही भी बोलो, अगर आप नीचे थोड़ा सा बैठ रखिए। आलोक भाई इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा गुस्सा पल भर के लिए बोलते हुए हो जाए फिर गुस्सा रखते हो आप। एक तो भैया मुझे ये डर लगता है आप लोग गुस्सा पाल लेते हो। इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? अरे काय गुस्सा हो रहे हो भाई? अरे हम गुस्सा मेरा गले कुछ नहीं मिलने वाला, हमारी बड़ी उनकी, आपको क्या मिल रहा? आप क्यों टेंशन ले रहे? आप विपक्ष में दबा रहे हो। अरे क्या सर्टिफिकेट दोगे आप? जीत हार का सर्टिफिकेट? अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं ये कह रहा हूँ। दिल की बात कही ना, लुगाई बन गए हो प्रभु। मैं कहता हूँ जेठानी बन गए हो। अरे मुझे बोल तो लेने दो, करते रहते हो। मुझे बोल लेने दीजिए। अरे रिलैक्स हो भाई, एक तो रिलैक्स हो मुझे। अच्छा एक मिनट आलोक जी, क्या मुद्दे चेहरे क्या लगा आपको पहले चरण को देखकर? यहाँ मुद्दे हावी हुए या फिर चेहरे के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा गया? देखिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि चेहरे के अंदर चुनाव लड़ा जाए, उनका चेहरा बहुत स्ट्रांग है।
विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनके पास एक मुद्दे के सिवा चेहरा नहीं है। अब जनता को तय करना है कि वो मुद्दे पर वोट देती है या चेहरे पर वोट देती है। ठीक, एक मिनट। राकेश जी, पहले तो राष्ट्रीय लोकदल साथ था आपके, अब मसला बदल गया, अब वो प्रदीप जी के पाले में चले गए, बीजेपी के। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर जहां चुनाव हुआ, आप कह रहे हो कि ये हमारे खाते में आएंगी, इसका आधार समझा पाएंगे जरा? देखिए, जैसे कह रहे हैं ना कि मुद्दा मायने नहीं है, चेहरा मायने। मैं इनको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, इस देश में अब मुद्दा मायने है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसानों की पिटाई, 1000 लगभग किसान शहीद हो गए, एमएसपी, महिला नारी सुरक्षा, बेरोजगारी। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, युवाओं का देश, जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। ये तमाम मुद्दा जो है, मुद्दा नहीं लग रहा है, प्रधानमंत्री ही मुद्दा लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप सर? जो है किसान लगातार पीटा जा रहा है, किसान ये अपनी बदला ले रहा है वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए। मुझे तो बेरोजगार कितनी युवा है, वो भी वोट इसलिए डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने। कुछ कह रहे हैं आलोक जी, जल्दी से, प्रदीप जी आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 8 में से 5 सीटें जीतेगी बीजेपी, 4 जून को बताऊंगा मैं। आप बसपा को नहीं ला सके, आरएलडी आपके साथ भी नहीं रही। अगर आरएलडी बीएसपी और समाजवादी पार्टी होती तो बीजेपी का सूत्र साफ होता था। आपके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बीजेपी का जैसे उत्तर प्रदेश में। काम कर रहे हैं तो शायद होता। आप मोदी के राष्ट्रवाद की गुणगान कर रहे हैं और विपक्ष का मुद्दा है ही नहीं। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप लोग के कान में कुछ दूसरा सुनाई देता, मैं यहाँ से बोलता कुछ और हूँ, सुनते क्या हो आप लोग? पता नहीं है भाई, आप इतनी तो इंटेलिजेंस रखा करो कि राजनीतिक विश्लेषण की बात समझ में आ जाए आप लोगों को। कि क्या विपक्ष मुद्दा नहीं है? क्या ये मैं कह रहा हूँ विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे हैं, बीजेपी की तरफ से चेहरा है, क्या जनता तय करेगी। अरे राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, 370 मुद्दा नहीं है, क्या वो भी है? मुद्दा है ये, जो मुद्दा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ये घोटाला, ये मुद्दा नहीं है। अरे भैया 20,000 करोड़ रुपए में 13,000 करोड़ विपक्ष के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये मुद्दा नहीं है। 65% घोटाला विपक्ष के पास गया है। आप पहले पता कर लीजिएगा, 65% घोटाले का पैसा विपक्ष ले रहा है, आप उसे घोटाला दे रहे हैं। भाजपा की विदाई 65% पैसा है विपक्ष के पास, भाजपा विदाई तय है। इलेक्टोरल बॉन्ड का 65% पैसा विपक्ष के पास है और आप उसे घोटाला कह रहे हैं। दर्द इसलिए हो रहा है कि आप मोदी कैसी बात करते हो आप? जनता को समझ में तो आए कोई बात? 20,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ चंदा विपक्ष लेता है और आप कह रहे हैं घोटाला हो रहा है। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लीजिएगा। 4 जून को जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी सर। अपना बदला लेने के लिए एनडीए को हरा रहे हैं। आप 4 जून को देख लीजिएगा। एनडीए नहीं हारेगी तो बताइए। ड्रीम्स में आप कुछ भी कह सकते हैं, कर रहे हैं। मैं ड्रीम्स में नहीं बोल सकता। पीटे गए हैं, यही योगी की पुलिस पीटी है, नहीं स्वप्न में आप कुछ भी कहिए, वो अपना बदला नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है? किसान स्वाभिमानी होता है। 2014 से किसान स्वाभिमानी होता है, वो अपने अभी ये नाम लिए थे। सर एक एक करके सर, ठीक है। किसान ने प्रदीप जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उठा दिया। प्रदीप जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब विपक्ष जब आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं प्रदीप जी, अब सवाल ये, क्योंकि बात जब इन तमाम मसलों की हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों की हम बात कर रहे हैं और सरकार के पास सिर्फ चेहरा है, सरकार के पास मुद्दे नहीं है। और खास तौर पर जिस बात को आलोक जी भी कह रहे हैं, हालांकि अलग लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन विषय है उनकी नजर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। उनका यह कहना है कि दरअसल इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो है, जो आपके हाथ से छूट गया और विपक्ष की झोली में जाकर गिर गया और उसे भुनाने की कोशिश लगातार हो रही है। सर देखिए, अभी आदरणीय आप राजनीतिक विश्लेषक जी ने एक बात कही कि 65% आपके पास गया, तो असल में क्या है ना कि हम लोग ये भूल जाते हैं, ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता आते हैं ये भूल जाते हैं, ये ऐसा सोचते हैं, आज भी लोग उस पुरानी परिपाटी के लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मतदाता है वो मूर्ख है, वो आपकी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता, आपसे चर्चा नहीं करता तो वो मूर्ख है। ऐसा एकदम नहीं है। देश की जनता जनार्दन है, वो हर मुद्दे पर अच्छी तरह से समझती है। मैं नहीं बोल रहा था चंदा लिए, राकेश जी सुन लीजिए, चंदा आया,
लेकिन अभी उन्होंने बगल में बैठे भाई साहब ने बताया कि हमारे पास 35% आया, 65% तो बाकी लोगों के पास भी गया। तो आप क्या समझते हैं कि देश की जनता इस बात को नहीं समझ रही है, नहीं जान रही है? अगर आप ऐसा मानते हो तो ये आपकी भूल है। देश की जनता भी देख करके समझ रही है। मुद्दे हैं। अरे है कौन, चेहरा कौन है? आखिर जनता जानती है ना कि अनजाने में और अपने महत्वपूर्ण मत को किसी ऐसे टोकरी में डाल दें जिससे कि कोई नेता ही नहीं हो। वो किस दिशा जा रही है, कहाँ लेके जाएगी, क्या योजना है, क्या उनका रोड मैप है, आखिर इससे बढ़िया क्या करके देंगे आप? ये लोग क्या बात करने बैठ जाते हैं इस समय विश्व की क्या स्थिति है और उसके पेंडेमिक के बाद से किस प्रकार से नेतृत्व ने इसको बचा के ले आया यहाँ तक, आपको पता नहीं है। एक मिनट प्रदीप जी, आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला जो है वो मुद्दा नहीं है, आप यही कह रहे हो ना? आप प्रदीप जी यही कह रहे हो, ये कोई मुद्दा नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि 65% जो बाकी के चंदे का उसकी जवाबदेही किसकी है? प्रदीप जी, कोई जवाब देने वाला है? प्रदीप जी एक मिनट, राजनीति गाय पे कौन करता है? राजनीति पे गाय आप कर रहे हैं और गाय काटने वाली कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रहा है? किस मुंह से कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दा नहीं है? ये देश की जनता जान रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा घोटाला है। 250 करोड़ आपने गाय काटने वाली कंपनी से ले रहे हैं। आपको ये नहीं समझ रहा? जनता एक एक चीज को जान रही है, एक एक चीज को समझ रही है। जिस कंपनी के पास 104 शेयर नहीं था रखने की, उससे 17,000 करोड़ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक देश का सबसे बड़ा लूट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा लूट है और मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जिनके सुप्रीम कोर्ट के सहमति से, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता तो ये इतना बड़ा खुलासा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। राकेश जी, बॉन्ड जैसे राकेश मुद्दे को उन्होंने खुलासा, राकेश जी, जनता के पैसे के लिए लूटा गया। राकेश जी जी, आपके सहयोगी हैं टीएमसी वाले, उनको मालूम है कितना चंदा मिला? मतलब गाय पे राजनीति टीएमसी करती है क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मालूम है आपको कितना चंदा मिला टीएमसी को? तो मैं गाय की काटने वाले, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि भैया ये मुद्दा है, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, चंदा नहीं देता गाय काटने प्रदीप वाली जी कंपनी से। एक मिनट प्रदीप जी बात कर रहे हैं, एक मिनट गाय की राजनीति उधर करते हैं सर। और वहाँ आप चुनावी मंच पे उठाइए ना मुद्दा, कौन मना कर रहा है आपको? उठा रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी, कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात को समझें तो ये पीलीभीत में वरुण गांधी वाला फैक्टर पड़ा है कि नहीं पड़ा सर? अरे सर देखिए, पीलीभीत बहुत काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। निश्चित तौर पे देखिए, अब आप कहेंगे तो मैं आपकी बात से अगर 100% सहमत नहीं हो सकता तो 100% मैं उसका विरोध भी नहीं कर सकता। पढ़ते हैं फैक्टर। अब राहुल गांधी जी सटासट गरीबी हटा रहे तो क्या वो फैक्टर नहीं था? मैंने पूछा पीलीभीत में, आप सवाल घुमा रहे हैं साहब। हमारी वो सीट निकल रही है। नहीं, पीलीभीत में वरुण गांधी का फैक्टर है कि नहीं? हमारी वो सीट निकल रही है सर। आप तो संगीत सोम की तरह बयान दे रहे हैं। एंड रिजल्ट मैटर करता है सर। संगीत सोम जी बड़े नेता है, हमारी तुलना ना करिए। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, लेकिन अल्टीमेटली जब 4 जून को रिजल्ट आएगा और 400 पार हो जाएगा ना सर, लोकतंत्र में बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है। इस तरह से तो राहुल जी के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, बहुत सारे काम किए। अगर उन फैक्टर्स पर बात की जाए तो हमसे तो सर्वोपरि राहुल जी हैं, उनके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक बात का जवाब दो प्रदीप भाई, एक बात का जवाब दे दो प्रदीप भाई, एक बात का जवाब दे दो कि जतिन ने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि मैं यहां से लड़ूंगा तो इस पीलीभीत को पेरिस बना देता। एक एमपी का नाम बताओ जिसने अपने क्षेत्र में काम किया। 303 एमपी थे आपके, 3 एमपी गिना दो, चलो एक छोड़ो, 3 गिनाओ जिसने पेरिस बनाया अपने क्षेत्र को। आपके 82% सांसदों ने अपनी निधि का खर्चा नहीं किया, 40%, 30%। फिर जो सांसद अपनी निधि को 100% खर्च न कर पाए, लानत ऐसी सरकार पे, लानत ऐसी सरकार पे। झूठ पे झूठ बोलते जाते हो। अरे और बता दूं आज कर्नाटक में आपकी सरकार, भाई मैं आज बता रहा हूँ, पीलीभीत से मेरा कंसर्न होता है। वहाँ जतिन भूल गए, आपको पता है कर्नाटक गाँव की गाँव कह रहे नहीं। राज जी आपकी बात समझ गए। एक मिनट, राज जी जो कह रहे हैं, आलोक जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली को इन लोगों ने पेरिस बना दिया था।
भाई 37 साल से हम इधर सुन लीजिए आप बात को। रायबरेली और अमेठी को हमने पेरिस वहाँ जो बनाया, करा, इन्होंने काम रोके हमारे। राज्य क्यों, मैं बोल तो रहा हूं, आपने पेरिस बनाया, अब आप सुन तो लो। अमेठी रायबरेली आपने राज किया, आपने पेरिस बनाया अमेठी रायबरेली को। पेरिस शब्द हमने कभी नहीं बोला, जो बोला उसी को तोले। नहीं तो कुछ तो किया होगा ना रायबरेली अमेठी में, कि नहीं किया कुछ? फैक्ट्रियां लगाई है। और हमारे टाइम में भी इधर सुन लीजिए आप, ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ धुआं नहीं बोलता था। आलोक पांडे मेरा नाम है। इनके आकट, ठीक, आलोक जी एमपी आलोक जी बंद करा दी। आप ये कह रहे हो कि चेहरे के इर्द गिर्द ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा जी, और पहले चरण के बाद क्या रफ्तार जो दिखाई दे रही है, ये कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि यहां पे पता चल जाता है कि भैया हमें मेहनत करनी है या फिर नहीं करनी। और उत्तर प्रदेश में ठीक पहले चरण से पहले, यानी कि कुछ घंटे पहले, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आते हैं। और दूसरी तरफ सीएम योगी अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो बताइएगा। शायद रैली नहीं किया, रोड शो भी नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और शायद अगर मेरी जानकारी ये भी बताइएगा, क्या अखिलेश यादव इन 8 सीटों में चुनाव प्रचार करने गए? क्या राहुल गांधी इन 8 सीटों में चुनाव प्रचार करने गए हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ नेताओं का वजूद है, आपके तो कोई नेता है ही नहीं। माला से उन्हें हटा देते, पिक्चर से उन्हें हटा देते, पार्टी बेटी जलाओ पार्टी, जिसमें डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये 2 लोग चला रहे हैं। आपके नेता कौन है बताओ? मंत्री है भाई? है? बताओ सहकारिता मंत्री कौन था? बता दो जाओ लोग भाई। राज जी बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अगर सवाल पूछ लो तो मानूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं? सवाल पूछू कि नहीं? पूछ, हाँ सवाल पूछो, सवाल आजादी। आपका नेता कौन है? मेरा नेता मेरी पार्टी का राहुल गांधी है। राहुल गांधी। खड़गे जी क्या है? देखो आपने जबान काट दी भाई, इसलिए तो खड़गे जी क्या है फिर बता दो ना देश को। आपने कैसे पूछ लिया अभी? अच्छा नहीं पूछूं, चलो नहीं पूछता। और सर पूछ लीजिए, मनमोहन सिंह क्या थे जिनका ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ दिया था? अच्छा पंडित भाई ये बता दो, आप लोग क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हो? राज जी, यहाँ की बात चलती है, राज जी पब्लिक देख रही है आपको, पब्लिक देख रही है आपको, क्यों ऐसी नौबत बनाते हो कि जनता है आप लोगों की वजह से? फिर देखिए ऐसा मत करिए राज जी, सवाल पूछने का अधिकार तो है सबको। आप नाराज क्यों हो गए? आपने उनसे पूछा नेता कौन है, मैंने आपसे पूछा नेता कौन है आपका, आपने कहा राहुल गांधी, तो फिर खड़गे कौन है? तिलक भाई आपने मेरी बात पूरी, मैंने कहा मलिका का अर्जुन साहब नहीं है, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दोगे भाई? अच्छा मेरा नाम तो आप जबरदस्ती घुस गए, चुप बैठे, हमें बोलने ही नहीं देते हो। आप कांग्रेस वाले आपने तो अपने को मान लिया, राजनीतिक विश्लेषक की आवाज दबा देते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप लोग जो है राजनीतिक विश्लेषक की तरह बोलो तो अच्छा लगे। आपकी मेरी बात सुनो, आप तो विवेक की आजादी की दुश्मनी कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने आजादी दी और आप मुझे बोलने नहीं देते हो। इंडिया वाइज में आप क्या गलत क्यों बोलते हो? मेरी ऊर्जा और समय दोनों खराब होता है। मेरी आलोक जी का ऑडियो रहेगा अभी, आलोक जी का 1 मिनट। राज जी आपने बात रखी, प्लीज एक एक करके आलोक जी अपनी बात रखिए। देखिए मेरा मानना है कि अमेठी और रायबरेली अति पिछड़े क्षेत्र थे स्वतंत्रता के पहले, और जितना आपको विकास दिखा है उसको कांग्रेस ने ही वहां किया है, इसीलिए चुना था उस एरिया को, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जगहों में थे। तो जो भी आज आपको अमेठी रायबरेली में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की देन है, इसीलिए कांग्रेस का गढ़ रहा। लेकिन जब नेता जनता से बड़ा अपने आप को मानने लगता है तो जनता उसे सबक सिखाती है, और उसने राहुल गांधी को भी सबक सिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। हमें 1950 के समय का अमेठी और रायबरेली देखना पड़ेगा। अच्छा आलोक जी, अमेठी को लेकर मिश्रा जी ये कह रहे थे, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो बोले कि पार्लियामेंट्री बोर्ड टाइप का जो उन्होंने कहा कि वो तय करेगा। आपको लगता है कि मतलब वहां पर वो तय करेगा कि राहुल गांधी अमेठी लड़े या ना लड़े? अरे हमारे गांव में कहावत है कि लड़की को देखने आया तो लड़की को साथी हाँ मैं पसंद है तो कह दिया कि वो ठीक है पापा जाने, जबकि उसका लव मैरिज है। राहुल गांधी तय करेंगे लेकिन अब वो कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के हिसाब से तय तो राहुल गांधी करेंगे और 26 अप्रैल के बाद डिक्लेयर हो जाएगी वो। यार मैं तो धनोज जी से तंग था, एक आप आ गए। ये आप लोग कब सुधरोगे? अच्छा धनोज जी ने कुछ जाते हुए कह दिया क्या भाई साहब सुधर जाओ? देख रहा है
राज्य अच्छा चलो आज धीमे से बता दो, ये अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं, धीमे से बता दो, कोई सुन नहीं रहा। मैं बता दे रहा हूँ। क्यों लड़ा? अरे हम अपने देश के प्रोडक्टिव सिटीजन हैं, मेरा नेता लड़ेगा। और बोलो अब लड़ेगा। मैंने पहले कह दिया 26 के बाद डिक्लेयर होगा। और जीजा जी लड़ेंगे कि नहीं? आप क्यों बोले? नहीं लड़ेंगे। आप एक बात सुन लो, आप बीजेपी की लुगाई मत बनो, वो छोड़ के चले जाएंगे। बता दो, फिर टीचर बनना पड़ेगा। अरे टीचर राज्य बदल देता है, चाणक्य टीचर था, समझ लीजिए। धनन की सत्ता बदल गई सर, मुझे सिखाना मैंने फिर कहा। अच्छा एक बात बताओ, एक मेरी बात सुनिए आप पहले। आज जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही कि आज जो चुनाव हुए उसमें क्या स्थिति हो सकती है। सर आप सच्चाई यही है। तो क्या करेंगे आप? लड़ सकते हो। अरे भाई सुन तो लो, कायदा तो ये है कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। सच्चाई ये है कि हम एक गर्भ में छिपे हुए, ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है बात, गर्भ में छिपी हुई बात का आकलन कर रहे हैं। आप, मेरा बस इतना है आलोक भाई, आप विश्लेषक हो, आपका सम्मान है और मैं आप पे गौरवान्वित फील करूं जब आप बायस ना हो। आप बताइए, आप हम एक बार को बायस हैं, मैं है जैसे कई बार प्रदीप जी को जवाब देखिए, वो बिजी है गूगल में देखने के लिए, वो उनको कोई मतलब नहीं है। और मैं आज में बीजेपी के प्रवक्ता को सिखाना चाहता हूं, इमरजेंसी ना हो तो दूसरा आदमी जब बोल रहा हो तो सुनो। 4 लोग बात कर रहे, आप उनको इग्नोर कर रहे और व्हाट्सएप ऐसे देख रहे, ये रास्ता अच्छा नहीं चलेगा, यही आपकी पार्टी को बर्बादी करे। बस मेरा आलोक भाई इतना कहना है, बस आप समझ जाओ। ये अपनों को छोड़ देते हैं, सच्ची बता रहा हूं। 8 सीट यूपी की जीत रहे हैं, 8 सीट यूपी की जीत रहे हैं जो हुए चुनाव। भगवत शरण गंगवार पीलीभीत में, आपको पता नहीं है, मैं इसे देखिए, मेरी बात सुनिए, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पीलीभीत का जायजा लिया, वहां जो वोट डला है वो जतीन को नहीं डला है, आप इस बात को मानो। और क्या मेरठ से बालेन लड़ रहे ना, किसको डला है वोट? जतीन को डला तो है भगवत जी को, भगवत शरण को, भगवत वहां डला है। हाँ देखिए, ये बात सत्य है कि जातिवाद पे भी हो रहा है आजकल इलेक्शन, ये बात सही है, इसमें कोई नहीं डिनाई कर सकता, है ना। हाँ। प्रदीप भाई कर दे। अब एक और बात है कि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री एक अपनी पार्टी का निशान लेके चल रहा जो चाइना से बन के आया। अच्छा, क्या सहारनपुर में कौन जीत रहा है? सहारनपुर पे मैं सही बता दूं, इमरान मसूद जीत रहे, सच्ची बात है। अच्छा, इमरान मसूद जीत रहे हैं, कंफर्म है? अरे पंडित जी चाइना गए थे क्या? एक और बात, एक और सुन लो। अरे प्रदीप भाई थोड़ा सुना भी करो भाई। अब नहीं सुन लो, एक बार नगीना से कौन जीत रहा है? नगीना से देखो, मेरी बात सुन लो, वो नहीं जीत रहा है। क्या नाम उसका, वो कौन है, वो भीम वाला, ओम कपूर। नहीं, वो मैं उनका नाम नहीं जान रहा, मैं वो नहीं जीत रहा है जो, अरे क्या भीम वाला रावण क्या कहते हैं, हाँ, उसको वोट नहीं मिला। तो उसका वोट वो किसने, अगर नहीं मिला तो किसने काटा? जो वोट कटा है, जो वोट कटा है वो उसने बीजेपी का काटा है। बीजेपी का काटा है, हाँ ये बात है। अच्छा, तो इसलिए आप जीत रहे हो? नहीं पूछिए और पूछो। नहीं, इसलिए आप जीत रहे हो वहाँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख ले गई। नहीं, मैं लिख ही रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बिजनौर में, बिजनौर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दीपक सैनी चंदन तो लग रहा है, वो सुन लो। बिजनौर से उनका जो पहले उसकी पोजीशन अच्छी थी वो राष्ट्रीय लोक दल वाले की, हाँ। लेकिन जब चंदन चौहान की, सुन लीजिए आप, जब वहां पे ये जयंत नहीं पहुंचे, हाँ। तो उससे थोड़ी दिक्कत पड़ी कि यार ये क्या हुआ, यानी बीजेपी उसको हराने की साजिश रची। तो यानी मुरादाबाद में रुचिवीरा भी जीत रही होंगी आपके मुताबिक? देखो, मैं तो आपको बहुत गलत नहीं बोलूंगा, रुचिवीरा जीतेगी लेकिन मार्जिन इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, और सब बात अब बता, और पूछें आप। मेरठ एक और बात, जो मेरठ से जो हारी थी बीजेपी की, वो उन्हीं के कारण हारेगी। वो जो क्या कौन है वो जो राम बने थे, क्योंकि उन्होंने एक बयान गलत दिया, अरुण गोविल, उन्होंने कहा यार मुद्दे बात की बात होगी। और बताए, तो यानी आप ये कह रहे हो कि सारी की सारी सीटों पर आप जीत रहे हो? हम 8 सीट यहाँ से जीत रहे हैं, 5 की 5 उत्तराखंड की जीत रहे हैं। बाकी की मैं बात इसलिए नहीं करता, मुझे
साउथ का थोड़ा ज्ञान कम है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसमें 40 में 40 इसमें साउथ अच्छा में? फिर कह रहे हो आपका तो तलाक होना है, ये सोच लो जो आप बीजेपी की लुगाई बन रहे हो ना। अरे नहीं भाई, आप इंडिया जीत रही, मैं ये कह रहा हूँ भाई। क्यों ये ताने में था, ये ड्रगास्टिक वो था आपका। राजीव, समस्या ये है कि सवाल पूछना आपके सामने दिक्कत है ना, ठीक। गलत नहीं बोलना है, झूठ प्रदीप नहीं जी, बोलना है, एक और मिनट टीवी में एक झूठ मिनट नहीं बोलना है। जहां अगर आप कह रहे हो कि आप हम नहीं चुनाव जीतोगे। जीत रहे थे, एक मिनट राकेश जी, आप दावा कर रहे कि चुनाव जीत रहे थे, वहां कपड़ों की तरह प्रत्याशी बदले जा रहे थे, ये भी रणनीति का हिस्सा था। मैटर है, ये सबका मैटर अपना अपना है। एक और मेरी बात सुन लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, ये सब अपनी अपनी बातें, किसको क्या बदले, हर कोई टिकट, हर कोई चाहता जीतने वाला हो प्रत्याशी। इसमें मैं भी कभी मैंने बीजेपी के लिए नहीं कहा जहां क्यों बदला, मुरादाबाद क्यों नहीं में मुस्लिम बहुल इलाका, वहां रुचि वीरा को टिकट मिला, बीएसपी ने अपना मुस्लिम चेहरा उतार दिया, आपने कहा कि हम चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। बाय द वे ये कौन सा रुचि वीरा गणित को है? दे दिया, अगर रुचि वीरा को दे दिया थोड़ी बताना है। राकेश जी 4 तारीख को आप अच्छा। देख लीजिएगा, 8 की 8 सोच गठबंधन की पार्टी जीत रही। बस राष्ट्रीय लोकदल का कोई असर नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, किसान उनका बहिष्कार कर दिया। अगर राष्ट्रीय लोकदल का असर पड़ता तो उन्हें मंच से जयंत चौधरी को किसानों ने नहीं उतारता। प्रदीप जी जी, प्रदीप जी कई और ख्यालों में रहते। अरे आप मेरी चिंता न करें पंडित जी, आप मेरे देश के हो, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा तो मैं गद्दार हो जाऊंगा देश के प्रति। आप मेरे देश के सिटीजन हो, मुझे आपकी चिंता है। राज मैं जी चिंता करूंगा। प्लीज उनको बात रखने दीजिए प्लीज। देखिए, जिस हिसाब से तिलक जी अभी जो है पंडित जी ने, कांग्रेस वाले पंडित जी ने जितनी रूपरेखाएं रखी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका तल क्या है। किसी भी बात की एक बेस होता है, एक उसका एक नींव होती है कि उस नींव के आधार पर ये इमारत खड़ी हो रही है। आखिर पिछले दो आम चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इनके पास ये आम चुनाव को लेकर के ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जिसपे जनता इनसे कन्विंस हो जाए। अखिलेश कौन है, ये कांग्रेस के ही बड़े नेता ने बोला था। अब उसके आधार पर अगर मैं 2-3 और पॉइंट बताऊं तो बताइए कौन टिकता है ये। हालांकि चुनाव अभी पहले चरण का समाप्त हुआ है, जब बहुत जल्दीबाजी होगी, बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में जो होगा, किसी डिस्कस पे नहीं करना। 8 में से 5 सीटें, हेमा मालिनी जो कहीं थी अखिलेश यादव जी की तारीफ की थी, वो बात आपने के साथ कांग्रेस के मित्र और ये समाजवादी पार्टी के मित्र जिस अतिशयोक्ति को अति ले जा रहे हैं, वो आधारहीन है। उसमें कोई आधार ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे कोई किसी सीरियस कंक्लूजन पे निकला जा प्रदीप सके। जी, मुद्दे हैं बात जी। प्रदीप जी, बाकी सब तो ठीक है, पहले चरण का चुनाव निपट गया। ये केसरगंज वाले बृजभूषण जी को टिकट मिल रहा है कि नहीं? सर वहां से हमारी सीट निकल रही है। नहीं सीट की नहीं कह रहा, नहीं, बृजभूषण का नाम सुनते ही फिर आप लोग इतना वो होने लगते हो। मैं इनका बृजभूषण को टिकट मिल रहा है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है जो ये टिकट का निर्धारण करती है। बृजभूषण जी को, माननीय बृजभूषण जी जिन पर तमाम गंभीर आरोप लगे, उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए आज तक, तो टिकट दो फिर। इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? सर पहले चरण का इंतजार कर रहे थे, पहला चरण तो निपट गया। समय आने पे टिकट मिल जाएगा। नहीं, मतलब मिलेगा ना बृजभूषण को टिकट? सीट निकल रही है। नहीं, वो सीट हमारी निकल रही है। बृजभूषण जी को, माननीय बृजभूषण जी को टिकट मिल रहा है ना? सर हमारे गठबंधन से लड़ लेंगे। एक मिनट राज जी के विषय में पूछा था। नहीं, पिछली में जब मैं बैठा था, मुझे आज का जब कॉल आया तो मैं समझ गया कि तिलक चावला जी इस पे पूछेंगे जरूर। नहीं, जब तक नहीं क्लियर करोगे मैं तो पूछूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। एक मिनट, आप जब तक फाइनल नहीं करोगे मैं रोज पूछूंगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के 78 सीटों पर ऐलान करते हो तो 2 सीटों को छोड़ देते हो, क्यों? बृजभूषण के नाम से डर लगता है आपको क्या? पूछूंगा सवाल, क्या दिक्कत होगी? वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, किस बात का डर? वो पार्टी के सर, आपके वो स्टार कैंपेनर हैं, मैं तभी पूछ रहा हूं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि वो सीट निकल रही है। सर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि टिकट मिलेगा या फिर नहीं। सर टिकट बांटने का विभाग दूसरा है,
मेरा विभाग दूसरा है, मैं अपनी पार्टी की ये सेवा सरकारी दूसरे प्रकार ऑफिस से कर रहा आपको हूं। तो आप चलिए ठीक है, आपका क्या आकलन है, मिलना चाहिए कि नहीं टिकट? ये भारतीय जनता पार्टी से हर उस कार्यकर्ता को टिकट मिलता है जो जीत रहा होता है। मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे मेरा मेरा वेदभूषण चुनाव नहीं जीत सकते क्या? क्यों नहीं जीत सकते? तो मैंने क्या कहा कि वो विभाग दूसरा है, मेरा विभाग दूसरा है। मैं रोड में इंट्रूशन से रेलवे सर अभी तो आप पूछ रहे थे राज जी से कि अमेठी में राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं, आपसे मैंने केसरगंज पूछ लिया, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अरे निश्चित तौर पर आप अब ये नहीं कह पाए कि हम अमेठी जीत रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम रायबरेली जीत रहे हैं। एज ए कार्यकर्ता मैं ये कह सकता हूँ ना तिलक जी। तो मैं अभी पलट के राज जी ने आपसे पूछ लिया कि अमेठी में 5 काम गिनवा दो, तो अमेठी में 5 काम 25 काम गिनवाया जा सकता है, लेकिन राज्य उसको सुनने का धैर्य कहाँ रख पाएंगे? हम धैर्य रखेंगे। सबका ऑडियो नीचे, आप सबका ऑडियो नीचे करवा दिया प्रदीप जी, सबका ऑडियो नीचे करवा दिया। 5 काम गिनवाइए अमेठी के। एक मिनट सर आता हूं मैं। सबसे पिछड़ा इलाका था, अभी की स्थिति क्या है? देख लो क्या उज्ज्वला योजना वहां नहीं पहुंची? सर प्रधानमंत्री सड़क योजना तो पूरे देश में चल रही है। मैंने आपसे पूछा कि अमेठी के 5 काम गिनवाइए। हर घर जल और हर घर बिजली योजना वहां सर हर जल योजना तो आप सब पूरे देश में चला रहे हो। मैंने पूछा अमेठी को लेकर 5 काम गिनवाइए। नहीं मिली। आप एक किसान का लेकर आ रहे हैं जो ये शिकायत करता हूँ सर, आप बोलेंगे किसान सम्मान योजना नहीं मिली हो। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमेठी को लेकर आपका विजन 5 काम। तिलक जी किसी एक ऐसे व्यक्ति को ला दीजिए जिसको कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये कहकर मना कर दिया गया कि वो गरीब नहीं है। क्या वहां सर प्रदीप जी मेरे सवाल को समझिए। अच्छा चलिए 4 काम गिनवा दीजिए, छोड़िए बात को। अरे सर 4 काम, मोदी जी की इतनी सारी योजना है, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, अमेठी के 3 काम। चलिए 4 नहीं 3 काम गिनवा। सर क्या अमेठी बाकी जिलों से बाहर है? सर 14 से 19 के बीच में ये योजनाएं नहीं पहुंच रही थी क्या आपकी उज्ज्वला योजना अमेठी तक? अच्छा चलिए 2 बता देंगे। अब प्रदीप जी 2 बता देंगे। प्रदीप जी 2 बता दीजिए। सर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सुरक्षा अमेठी उसी भाग में आता है। और अगर कोई इसको डिनाई करता है बाबा जी का। अच्छा चलिए ठीक है, एक काम गिनवा दीजिए। तिलक जी अगर केंद्र और राज्य के आप स्पेसिफिक काम को पूछ रहे हैं तो वो सारे काम है जो अन्य जिलों में वहां पे होते हैं। आप क्या एक विशेष रोड का अगर आप अनावरण पूछना चाहते हैं कि ये हुई तो चलिए चला जाता है अमेठी में। मैं आपको एक नहीं हजारों रोड दिखा दूंगा जो कि वहां पे बनी, निर्मित हो, उनका काम हुआ। चलते सर मैं आपसे टूटी हुई सड़कों के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अमेठी के लिए कोई एक काम ऐसा किया होगा ना, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कुछ इस टाइप का। निश्चित तौर पे अब सर निश्चित तौर पे आप जो है डिफेंस कोई मेडिकल कॉलेज, कुछ इस टाइप का मैं कह रहा हूँ। प्रभु आप खुद ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब एक डिफेंस कॉरिडोर, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश राज्य में आया है। और मैं पूछ रहा हूँ अमेठी के बारे में। आप चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। सर अगर आप स्पेसिफाई करके एकदम से पूछना चाहते हैं तो सर अगर मैं कहूँ गिनाने बैठ जाऊं तो समय कम पड़ेगा। फिर बाकी जो भैया आप बैठे रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? चलिए कुल मिलाकर मिश्रा जी चलिए सबसे एक बिल्कुल छोटा कमेंट, बिल्कुल छोटा। बिल्कुल सबसे पहले राकेश जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, बिल्कुल छोटा कमेंट दीजिएगा। पहला चरण किसके नाम और क्यों, जल्दी से। सबसे पहला चरण जो है समाजवादी पार्टी के नाम है। किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित, महिला सबने मन बना के एनडीए का जनाजा आज निकाल दिया है। और ये अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज मतदान हुआ है। राज जी पहला चरण किसके नाम? गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। बस। आलोक जी सारे चरण लोकतंत्र के नाम। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रदीप जी पहला चरण किसके नाम? देश की जनता के विकास के नाम। चलिए अब देखते हैं कि पहला चरण किसके नाम। 4 तारीख को होगी स्थिति साफ। राज जी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला चरण रणभीषण, अब बारी आती है दूसरे चरण की। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अहितेश मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।